काला पानी, ये दो शब्द सुनकर ही रूह कांप उठती है। ये न केवल एक जेल थी बल्कि एक ऐसा जीवित नरक था जहां इंसान को उनकी आत्मा तक कुचल दिया जाता था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र के बीचों बीच स्थित सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन का वह क्रूर हथियार था जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना था। ये वह जगह थी जहां से भागना असंभव था, जहां ना कोई आवाज बाहर जाती थी, ना कोई उम्मीद अंदर आती थी। ये वीडियो काला पानी की उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की कुर्बानियों और अटूट जज्बे की गाथा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस और मैं हूं अमित वर्मा। (1857) के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीयों की बगावत को दबाने के लिए सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां कैदियों को न केवल शारीरिक यातना दी जाए बल्कि उनकी आत्मा को भी कुचल दिया जाए। इसके लिए इन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार के घने जंगलों और अथाह समुद्र से घिरे द्वीप को चुना। 1858 में इस जेल की स्थापना हुई और 1906 में सेलुलर जेल का निर्माण पूरा हुआ। इस जेल का निर्माण स्वयं उन कैदियों से कराया गया जिन्हें बाद में यहीं कैद होना था। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बनी इस जेल में बर्मा से ईंट मंगवाई गई थी। जेल की संरचना 7 पंखों वाली थी जो एक केंद्रीय टावर से जुड़ी थी। इस टावर से सभी कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जेल में 698 कोठरियां थीं। प्रत्येक 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी, जिसमें केवल एक छोटा सा रोशनदान था। ये संरचना कैदियों को मानसिक और शारीरिक यातना देने के लिए ही बनाई गई थी। काला पानी की सजा का मतलब था मौत से बदतर जिंदगी। कैदियों को इंसान नहीं बल्कि नंबर समझा जाता था। उनका नाम दर्ज नहीं किए जाते थे और मरने वालों का कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होता था। उनकी लाशें या तो समुद्र में बहा दी जाती थीं या रेत में दफन कर दी जाती थीं। यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी भयावह थीं कि जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती था। कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह दिन रात काम करना पड़ता था। उन्हें नारियल छीलने, तेल निकालने, जंगल साफ करने और भारी पत्थर ढोने जैसे कामों में झोंक दिया जाता था। थकान या बीमारी के कारण काम न कर पाने पर उन्हें कोड़े मारे जाते थे। कैदियों को बदबूदार सड़ा हुआ खाना और गंदा पानी दिया जाता था। कई बार भोजन इतना कम होता था कि वो भूख से तड़पते रहते थे। जेल की हवाओं में सड़ांध और बीमारियां थीं। घाव में कीड़े पड़ जाते थे और इलाज के नाम पर केवल यही जवाब मिलता था, सहो या मरो। कोठरियाँ इतनी छोटी और संकरी थीं कि कैदी एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते थे। ये अकेलापन उनकी मानसिक स्थिति को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। जेल में एक फांसी घर था जहां अंग्रेज अधिकारी जब चाहे कैदियों को फांसी दे सकते थे। जेलर अक्सर कोठरियों की चाबियां अंदर फेंक देते थे ताकि कैदी मानसिक रूप से टूट जाए। कैदियों को छोटे बर्तनों में शौच करना पड़ता था जो अक्सर अपर्याप्त होते थे। उन्हें अपनी ही गंदगी में सोना पड़ता था और शौचालय की अनुमति के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। छोटी सी अवज्ञा पर कैदियों को बुरी तरह पीटा जाता था। कई बार इतना मारा जाता था कि उनकी मौत हो जाती थी। भूख हड़ताल करने वाले कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था, जिसके कारण कई की मृत्यु हो जाती थी। उदाहरण के लिए भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह को 1930 में ऐसी ही मौत दी गई जब जबरन दूध पिलाने से उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ चला गया था। काला पानी में कैद अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी की लौ को जलाए रखा। इनमें से प्रमुख नाम हैं वीर सावरकर। उन्होंने न केवल यातनाएं सही बल्कि अपनी लेखनी से क्रांतिकारियों को प्रेरित भी किया। उनकी कविताएं और लेख आज भी
आज़ादी की गाथा बयां करते हैं। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथी जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और काला पानी में अमानवीय यातनाएं सही। मौलवी फजले हक खेरावादी, उन्होंने अपनी कलम से काला पानी की भयावहता को अमर कर दिया। उनकी लेखनी में जेल की सड़ान, बीमारियों और यातनाओं का जिक्र है। महावीर सिंह, भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु ने दुनिया को ब्रिटिश अत्याचारों की सच्चाई दिखाई। इनके अलावा हजारों गुमनाम वीरों ने अपनी जान गंवाई। उनकी चीखें और कुर्बानियां आज भी सेलुलर जेल की दीवारों में गूंजती हैं। काला पानी से भागना असंभव था, लेकिन आज़ादी की चाहत ने कई कैदियों को ये असंभव कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। एक बार 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ को गोली मार दी गई और कुछ को यातनाओं में मार डाला गया। नारायण सिंह दानापुर छावनी में बगावत के दोषी ठहराए गए। नारायण सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने पर उन्हें फांसी दे दी गई। मेहताब और चेतन, इन दो कैदियों ने जंगल से लकड़ियां काटकर नाव बनाई और 1100 किलोमीटर समुद्र पार किया। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें ब्रिटेन में पकड़ लिया और वापस काला पानी भेज दिया। इन कोशिशों ने अंग्रेजों को ये दिखाया कि भारतीय क्रांतिकारियों का जज्बा तोड़ा नहीं जा सकता। हर कोड़े की मार के साथ उनका इरादा और मजबूत होता गया। सेलुलर जेल का निर्माण अपने आप में एक क्रूर विडंबना थी। कैदियों को उन दीवारों को खड़ा करने के लिए मजबूर किया गया जो बाद में उनकी कब्र बनने वाली थी। सेलुलर जेल 7 पंख के तारे की तरह फैले थे और केंद्रीय टावर से सभी पर नजर रखी जाती थी। 698 कोठरियां, प्रत्येक कोठरियां इतनी छोटी थी कि कैदी हिल भी नहीं सकते थे। रोशनदान इतना छोटा था कि हवा और रोशनी मुश्किल से आती थी। फांसी घर कैदियों के लिए निरंतर मौत का भय बनाए रखता था। प्रत्येक कोठरी में एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्युमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी के लिए और एक शौच के लिए, और एक कंबल था। शौच का बर्तन अपर्याप्त होने के कारण कैदियों को अपनी ही गंदगी में रहना पड़ता था। काला पानी की सजा ने न केवल कैदियों को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। ये अंग्रेजी शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया। हालांकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। कैदियों की कहानियाँ, उनकी कुर्बानियाँ और उनका जज्बा लोगों तक पहुँचा, जिसने स्वतंत्रता की लौ को और तेज कर दिया। आज़ादी के बाद सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ये अब एक तीर्थ स्थल है जहां लोग उन वीरों को श्रद्धांजलि देने आते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी की कीमत थी। ये उन अनगिनत वीरों की गाथा है जिन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह और हजारों गुमनाम क्रांतिकारियों की कुर्बानियों ने हमें वे स्वतंत्र हवा दी जिसमें हम आज सांस लेते हैं। सेलुलर जेल की दीवारें आज भी उनकी चीखों, उनके सपनों और उनकी उम्मीदों की गवाह है। हमें इस इतिहास को न केवल याद रखना चाहिए बल्कि इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। काला पानी हमें सिखाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सजग रहना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।